गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे फाइनल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 12th सेट ए इकोनॉमिक्स, जो कि 2 अप्रैल 2022 में संपन्न हुआ। 2 अप्रैल 2022 में सेट ए, इसका पार्ट 2 हम करेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन हैं। देखिए बच्चे, जो पार्ट ए है उसमें हमारा सब्जेक्टिव है और पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव है, जिसके 40 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, जो कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, सभी बच्चे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, बी समग्र मांग, सी व्यापार चक्र और डी मांग का सिद्धांत। तो मांग का सिद्धांत है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा पहले का। अगला है, गिफन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? देखो बच्चों, मांग का नियम होता है वो सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है और सामान्य वस्तुओं का मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, जबकि गिफन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान धनात्मक होता है। ए ऑप्शन हमारा ठीक है, बी ऋणात्मक है, सी ओ एक्स एक्स के समानांतर है और डी ओ वाई एक्स के समानांतर है, और ढलान इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, केंज की विचारधारा किसकी वकालत करती है? अब ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण की, मुक्त अर्थव्यवस्था की, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा होगा ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की, क्योंकि केंज कहते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में होना बहुत ज़रूरी है। पूंजीवाद के साथ साथ गवर्नमेंट का जो है इंटरफेयर है वो भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था बिल्कुल राइट आंसर है ये। तो केंज पूंजीवाद के खिलाफ थे, वो चाहते थे कि सरकार का इंटरफेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1936 में जो केंज की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसमें केंज जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, उसमें केंज ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए, जब 1929 में महामंदी आ गई थी, तो उस समय अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में केंज का बहुत बड़ा हाथ था, और केंज ने कहा था सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है, सरकार इन्वेस्ट करे तब अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 है तो गुणक का मूल्य होगा। तो देखो बच्चों, हमें ना गुणक का फार्मूला अपनाएंगे, के इक्वल टू 1/1 - MPC। तो देखो MPC क्या है? 1 है, तो 1/1 - 0, इसका मतलब आएगा अनंत। डी ऑप्शन इक्वल टू होता है अनंत, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन। और पांचवा जो क्वेश्चन आता है, देखो फोर्थ का हमारा डी ऑप्शन है। पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जब हम वीडियो बनाते हैं तो बार बार यही कहते हैं, जब भी हम केंद्रीय बैंक के कार्य कराते हैं तो पहले यही बताते हैं, भारत में जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? ए ऑप्शन 1905 बिल्कुल गलत, बी 1920 ये भी गलत, और सी बिल्कुल ठीक 1935, डी 1995 ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर होता है डायरेक्ट टैक्स। देखो बच्चों, सीमा शुल्क, जिस कर को टाला जा सकता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है, और जिसकी आय पर लगाया जाता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। तो देखिएगा, जिस पर लगाया जाता है उसी को भुगतान करना पड़ता है, वो प्रत्यक्ष कर होता है। और प्रत्यक्ष कर 4 हैं, आय कर है, संपत्ति कर है, उपहार कर है और निगम कर है। तो यहाँ पर सीमा शुल्क है, अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, उत्पाद शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर, आय कर प्रत्यक्ष कर है। डी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां जो प्रश्न हमारे पास है बच्चों, सही समीकरण चुनिए। सही समीकरण चुनिए। TR = AR/Q गलत, AR MR/Q गलत, डेल्टा TR / डेल्टा Q MR ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। सी ऑप्शन हमारा राइट है। AR TR × Q ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 8वां प्रश्न, ये हमारा अगले पेज पे है बच्चों। तो अब देखेंगे 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। MR वक्र AC वक्र को
MC वक्र AC वक्र को उस स्थिति में काटता है जब होता है, पहले हम डायग्राम ही बना देते हैं इसका। ये देखिएगा, ये आपका AC कर्व है। सॉरी, इसको दोबारा से मैं बना देती हूँ। जो AC कर्व है, ये AC कर्व है, AC, और MC कर्व जो MC कर्व जो AC कर्व को इसके न्यूनतम बिंदु से काटता है, यहाँ से काटेगा, ये न्यूनतम बिंदु है। तो हम देखेंगे AC वक्र नीचे की ओर गिर रहा होता है, देखिएगा MC वक्र AC वक्र को उस स्थिति में काटता है जब ये नीचे की तरफ गिर होता, नहीं। AC वक्र ऊपर की ओर उठ रहा था, नहीं। AC वक्र न्यूनतम, ये बिल्कुल ठीक है, जब न्यूनतम है उस टाइम पे काटता है यहाँ से, यानी कि 8वें का जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया C, और D ऑप्शन हमारा गलत है। तो ये सभी गलत हैं, A B B B और C ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, तो सही आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9वां, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की स्थिति होती है। देखो, फर्म के संतुलन की 2 शर्तें होती है, ध्यान रहे, मैं बार बार ये बताती हूँ। MC = MR, और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यानी कि MC MR को नीचे से काटे, वो दूसरी शर्त है। तो यहाँ पर हम देखेंगे MC = TR गलत है, MC MR ये बिल्कुल ठीक है, और MC = TC गलत है, AC = AR ये नहीं आएगा, क्योंकि पहली जो शर्त है वो हमारी क्या है, MC = MR, तो B ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां प्रश्न हमारा इस प्रकार से, निम्नलिखित में से दोहरी गणना की समस्या कौन सी विधि में पैदा होती है। देखो बच्चों, दोहरी गणना की समस्या होती है जब एक वस्तु की गणना एक से अधिक बार की जाती है। तो आय विधि में नहीं होती है, व्यय विधि में भी नहीं होती है, उत्पाद विधि में होती है दोहरी गणना की समस्या। तो यहाँ पर C ऑप्शन हमारा राइट है। दोहरी गणना की समस्या उत्पाद विधि में होती है, और दोहरी गणना से बचने के लिए हम मूल्य वृद्धि विधि या अंतिम उत्पाद विधि को अपनाते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर कर प्राप्ति है। एक होती करों से प्राप्त आय, एक होती गैर कर, यानी कि नॉन टैक्स इनकम कौन सी है। उपहार कर, ये तो कर से प्राप्त है। बिक्री कर, ये भी कर है, और उपहार तथा ग्रांट, ये C ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये उपहार और ग्रांट ये कर नहीं है, ये उपहार है, गैर कर प्राप्ति है। ओके। 12वां क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन हमेशा होता है, संतुलित होता है। देखो बच्चों, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है, अगर उसमें कुछ घाटे का है, प्रतिकूल है या अनुकूल है, तो उसको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। अब देखिएगा, जो भुगतान संतुलन का क्लियर हो गया, बैलेंस जाएगा, इसका उत्तर B आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरें। तो देखिएगा बच्चों, अर्थशास्त्र 1 खाली स्थान विज्ञान है। अर्थशास्त्र 1 खाली स्थान विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि सामाजिक लोगों का अध्ययन करती है। देखो बच्चों, एक होती है सोशल साइंस, एक होती है नेचुरल साइंस। जो नेचुरल साइंस है वो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है, जबकि सोशल साइंस अपनी जो अर्थशास्त्र है, सामाजिक विज्ञान है, समाज के लोगों का अध्ययन करती है, सामाजिक व्यवसाय का, मानव जाति का अध्ययन है ये। तो सामाजिक यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। 13वां क्वेश्चन हो गया। 14वां, तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, यानी कि इस प्रकार से होती है, कॉन्वेक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। देखो, जो ये मांग वक्र होता है, इसके बीच में जो बिंदु होता है वहाँ पर इलास्टिसिटी = 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल एक दीर्घकालीन धारणा है, अल्पकालीन नहीं बल्कि दीर्घकालीन है, क्योंकि ये लॉन्ग रन में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और पैमाना ही बदल जाता है, तो पैमाने के प्रतिफल दीर्घकालीन धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 17वां, 17th क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र खाली स्थान होता है एक सीधी रेखा U आकार का, U आकार की होती है औसत लागत वक्र, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत आय प्रति इकाई उत्पादन की कीमत होती है, प्रति इकाई कीमत होती है औसत आय, AR। देखो, एवरेज रेवेन्यू = प्राइस भी होता है, तो ये यहाँ पर आएगा कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य लाभ की अवस्था में TR = TC, TR > TC। देखो बच्चों, TR = TC आएगा। जब भी मैंने वीडियो बनाई है, जब भी मैंने तुम्हें समझाया, मैंने हमेशा यही कहा कि चाहे वो सामान्य लाभ की बात हो, चाहे वो संतुलन की बात हो, तो हमने इक्वल का निशान हमें देखना होता है। क्या देखना होता है? इक्वल का निशान। देखो, TR = TC है, तो ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू कुल आय कुल लागत के बराबर होती है ना। देखो, कुल आय जितनी हुई उतनी ही लागत आई, तो देखो सामान्य लाभ होता है उसमें,
अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की पूर्ति बेलोचदार होती है। देखो बच्चों, दूध, फल और सब्जियों की पूर्ति बेलोचदार होती है, क्योंकि ये इनकी जो पूर्ति है ना, चाहे कितनी ज़्यादा कीमत बढ़ जाए, पूर्ति को एक वर्तमान स्टॉक तक ही बढ़ाया जा सकता है, उसमें टाइम लगता है। तो इसकी जो पूर्ति है वो बेलोचदार होती है दूध की। कीमत के बढ़ने से ज़्यादा दूध पैदा नहीं होता है, इसलिए ये बेलोचदार होती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, जैसे एक भैंस है, वो जितना दूध सुबह देगी तो सुबह चाहे कीमत कितनी ही बढ़ा दे दूधिया, लेकिन दूध वो ज़्यादा देने वाली नहीं है। उसने जितना दूध दे दिया उतना ही रहेगा। अगला जो दूध उसका, जो भैंस का जो पैदा होगा, वो नेक्स्ट टाइम यानी कि इवनिंग में, अगर मॉर्निंग में उसने 10 किलो दूध दिया है तो शाम को वो 10 किलो देगी, उससे पहले बीच में बिल्कुल नहीं देगी, इसलिए बेलोचदार होती है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कीमत विभेद। खालिस्तान बाजार की अवस्था में संभव है, एकाधिकार में होता है कीमत विभेद। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो मोनोपोली की एक विशेषता है। तो बच्चों यहाँ पर एकाधिकार आएगा। विश्व महामंदी का वर्ष 1929 था, बिल्कुल ठीक है, ये 1929 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में शुद्ध से अगर सकल बनाएंगे तो क्या जुड़ेगा? मूल्यह्रास जुड़ेगा, जिसको घिसावट व्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा घिसावट व्यय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24वां। खालिस्तान अवस्था में वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय होता है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम आएगा। 24वां क्लियर हो गया। 25वां, भारत में 1 रुपये के नोट खालिस्तान द्वारा जारी किया जाता है। देखो बच्चों, 1 रुपये के नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, और 1 रुपये से ज़्यादा के जितने भी नोट हैं वो सब रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। और 1 रुपये के नोट पे भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और जो सिक्के और 1 रुपये का नोट भारत सरकार या केंद्र सरकार जारी करती है। यहाँ पर केंद्र सरकार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब AS इज ग्रेटर देन AD, जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो, तब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की प्रवृत्ति उनकी मांग से, भाई AS ग्रेटर है तो अधिक होगी, सिंपल सी बात है, तो नाम से ही स्पष्ट है, ग्रेटर का निशान है यहाँ पर, तो अधिक होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। सीमा शुल्क जो है ना, अप्रत्यक्ष कर है, जबकि उपहार कर प्रत्यक्ष कर है, तो यहाँ पर सीमा शुल्क आएगा। आगे है, जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक होता है तब व्यापार संतुलन अनुकूल होता है। क्या होता है? अनुकूल होता है, हमारे फेवर में होता है, फेवरेबल होता है, तो यहाँ पर अनुकूल आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन सही है या गलत है, बताइए। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 29वां, पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है, ये फॉल्स है, ये गलत है। पूर्ति स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि जितना स्टॉक होता है उसी को हम बेच सकते हैं, विक्रेता बेच सकता है, इसलिए ये फॉल्स है, असत्य है, इसको हम कहेंगे गलत, इसका आप यहाँ लिखेंगे गलत। नेक्स्ट है, तटस्थता वक्र पर उपयोगिता समान रहती है, बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम है समान उपयोगिता वक्र, या अनधिमान वक्र, या समतुष्टि गुण। मतलब एक तरह से ना, देखो तटस्थता वक्र वह वक्र है जिस दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता को समान तुष्टि गुण प्राप्त होता है। ठीक है, सम यानी कि उदासीनता वक्र भी हम इसको बोलते हैं। उदासीनता वक्र इसलिए बोलते हैं कि उसको यही नहीं पता कौन सा संयोग अच्छा है, सब पर बराबर यूटिलिटी मिलती है, इसलिए तटस्थ वक्र पर उपयोगिता समान रहती है। ये बिल्कुल सही है और ये सत्य है। ये देखिएगा, प्रत्येक बिंदु पर, चाहे कोई भी बिंदु, उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए समान उपयोगिता वक्र भी इसको हम बोलते हैं। संतुष्टि गुण जो मतलब इंडिफरेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, इनडिफरेंट है या निराश, उसको यही नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, कौन से बिंदु पर रहूँ। ठीक है, तो समान उपयोगिता मिलती है किसी भी बिंदु पर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बजट सरकार के आय और व्यय का अनुमानित आंकलन है। ये बिल्कुल सही है, अनुमानित है। सरकारी बजट सरकार के आय और व्यय का अनुमानित आंकलन है। एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, आय और व्यय का ब्यौरा है, विवरण पत्र अनुमानित आय का है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, सही है। गुणक का मूल्य 1/1 MPC होता है, इसलिए ये गलत है, ये क्या है, फॉल्स है, इसको हम बोलेंगे फॉल्स है। ठीक है, यानी कि ये फॉल्स है।
अगला क्वेश्चन है 33वां, वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय में शामिल की जाती है? बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल शामिल नहीं की जाती, क्योंकि वृद्धावस्था एक हस्तांतरण भुगतान है वृद्धावस्था पेंशन, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन अगर यहाँ होती तो उसको शामिल किया जाता है। 34वां प्रश्न है, व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर पाया जाता है? व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर पाया जाता है, ये ट्रू है, बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि व्यापार शेष भुगतान शेष का एक भाग है। व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान शेष में दृश्य और पूंजीगत अंतरण 3 चीज़ें शामिल होती हैं, जबकि व्यापार शेष में केवल दृश्य मदें शामिल होती हैं। आगे है, बैंक दर वह दर है जो बैंक सरकार को ऋण देने पर लेते हैं। बैंक दर वह दर है जो बैंक, यहाँ बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। देखिएगा, बैंक दर वह दर है जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। केंद्रीय बैंक जो बैंकों का बैंक है, व्यापारिक बैंकों को उधार देते हैं, वो दर होती है, इसलिए ये फॉल्स है, ये गलत है। नेक्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई संबंध नहीं है, ये भी फॉल्स है, गलत है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बिल्कुल संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक एक इकाई का अध्ययन किया जाता है और एक एक इकाई जुड़ करके पूरी अर्थव्यवस्था बनती है, तो इसलिए देखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है वो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि समूहों का अध्ययन किया जाता है, और एक एक को जोड़कर हम समूह बनाते हैं, तो इनमें बिल्कुल संबंध है, तो ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है, बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा कहा जाता है? ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि बजट रेखा को कीमत रेखा कहा जाता है, तो ये गलत है। घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू नहीं होता, कृषि पर ही ज़्यादा लागू होता है, इसलिए ये भी फॉल्स है। सबसे ज़्यादा तो कृषि पर लागू होता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के सभी साधनों पर लागू होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कृषि पर जल्दी लागू होता है, तो इसलिए गलत है। नेक्स्ट है, एकाधिकार में फर्म तथा उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है? ट्रू है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एकाधिकार में एक फर्म होती है और फर्म ही उद्योग है, तो अंतर ही समाप्त हो जाता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर? ये ट्रू है, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। देखो, सेवा कर सर्विस टैक्स, जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर आप अगर पिज़्ज़ा या कुछ और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो वो जब आपका बिल आता है तो उसके साथ ना एक सर्विस टैक्स भी लगा आता है, तो आपके ऊपर सर्विस टैक्स लगाया, यानी कि देखो, जो रेस्टोरेंट है उसके ऊपर सरकार ने सर्विस टैक्स लगाया और उसने आपके ऊपर लगा दिया, आपके बिल में लगा दिया, तो सर्विस टैक्स को टाला जा सकता है, सेवा कर को टाला जा सकता है, और जिस कर को टाला जा सकता है वह अप्रत्यक्ष कर है। जिस पर लगाया जाए वही भुगतान करे तो प्रत्यक्ष कर होता है, और जिस पर लगाया जाए और उसको टाला जा सके वो अप्रत्यक्ष कर होता है, तो सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर, ये सत्य है, ये सही है। ओके बच्चों, ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस, ये कंप्लीट हुए, और इसी के साथ मैं उम्मीद करूँगी मेरे प्यारे बच्चों को ये सभी प्रश्नों का उत्तर सही समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।